चीजें पढ़ी थी, तो बेसिक चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के लिए पढ़ ली थी, और हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे पहुंचे थे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हमने एक चीज तो देख ली थी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है कि हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो भी इवेंट्स होते हैं हम उसको विद रिस्पेक्ट इवेंट देखते हैं, हम उसको एक दूसरी इवेंट के हिसाब से चेक करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या होता है कि हम सेकंड इवेंट जो है उसको हम लोग, जो नॉन इवेंट होती है जिसके बारे में हमें पता होता है उसको हम सैंपल स्पेस लेते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे, और हम कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ये हम लोगों ने पढ़ा था। देन वी कैन डिफाइन probability as probability of one event when the other is already known। एक तो ये हो गया, या फिर हम इसको ना ऐसे भी कहते हैं, और we can say it like this: probability of one event considering the second event as sample space। इसको हम एक एग्जांपल से भी देखेंगे। अब आपने ना, जैसे सपोज, वैसे तो मैथमेटिकली ये जो P ऑफ A अपॉन B हम लोगों को निकालना होता है, ये जो B A है, ये जो है whose probability is to be found, whose probability is to be found। और ये जो B होता है ना, ये B इट इज ऑलरेडी नोन। या तो हम इसको बोलते हैं कि ये तो, या तो ये हमें पहले पता होता है, और इट इज सैंपल स्पेस। इस पे मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ बिकॉज आगे जो बेस थ्योरम पढ़ेंगे वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो इट इज अ सैंपल स्पेस। तो दो बातें हैं जी, या तो हम इसको क्या मान लें, या तो इसको हम सैंपल स्पेस मान लें, या फिर हम इसको बताएं कि ये ऑलरेडी नोन है। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो P ऑफ A अपॉन B होता है मैथमेटिकली, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये हमारे पास इसका
फॉर्मूला है, ये वो है, बी वो है जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर हमें पी बी अपॉन ए निकालना होगा तो फिर यही बात जो होगी वो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, मतलब जो चीज नोन है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हमें सपोज पी बी अपॉन ए लेके चलना हो, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल्सो पी बी अपॉन ए will be written as P of A intersection B upon P of A. So this is P of A, right? तो इसी को हम लोग एक एग्जांपल से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, in rolling of a die, sorry, in rolling of two dice, what is the probability what is the probability of getting at least 1 2 if it is known that total sum is 6? अब देखें, अब इस बात को हम समझते हैं कैसे। हम लोग इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि A be the event of getting 6, ये चीज हम लोगों को नोन है। सो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, जब दो डाई रोल होंगे ना तो 6 कैसे बनता है, इट इज 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1। ठीक, अब ये बोलता है कि अगर आप देखें n of a is equals to 5, right, and probability of a is equals to 5/36। हम b लेते हैं, b is getting 6 आ जाएगा, एंड b is the event of getting at least क्या 1 2। तो आपके पास क्या बन जाएगा, b बन जाएगा 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 देन 2 1 2 2 तो ऑलरेडी ले लिया, 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, राइट। ठीक है जी। अब हम लोगों को सिर्फ क्या देखना है, हम लोगों को देखना है
कि भाई एक तरीका तो इसका ऐसा है कि हम ए इंटरसेक्शन बी लें इस फॉर्मूले के हिसाब से। ए इंटरसेक्शन बी हमें मिलेगा 2 4 एंड 4 2। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपके पास 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा probability of A intersection B is 2/36. Now we have got two things, like हम लोगों को P of A पता चल गया जो known था, हम लोगों को P of A intersection B पता चल गया, right? Now if we see here, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, नोन है हमें A is already known to us, तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, therefore P of B upon A, क्योंकि A ऑलरेडी हमें पता है कि if the sum is 6, ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, if it is known that the total sum is 6, तो ये पता है, और जो पता होता है उसको हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, so this will become P of A intersection B P of A intersection B upon P of A। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स 2/36 डिवाइडेड बाय 5/36 एंड दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर एज, इन दिस केस ये आपको फाइनल आंसर जो देगा, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपके पास 2/5, राइट। अब देखिए बच्चे, ये हो गया एक चीज, ये हम लोगों के पास आ गई एक चीज कि जिसको हम लोगों को आंसर मिल गया 2/5, तो ये हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताता है। लेकिन हम लोगों ने इसको ऐसा भी बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट कंसीडरिंग द सेकंड इवेंट एज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हम किसको मान के चलते हैं, जो हम लोगों को नोन है हम उसको सैंपल स्पेस मान के चलते हैं, वी कंसीडर द सेकंड इवेंट एज सैंपल स्पेस, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं। इसने हमें बोला इन रोलिंग ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 2, राइट, when we already know that the total sum is equals to 6, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता था कि टोटल सम 6 है, तो हम लोगों ने जो चीज नोन थी हम उसको नीचे लेके चलते हैं, हम लोग उसको देख रहे हैं। अब हमारे पास 6 कैसे बनेगा, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, there are 5 cases, but in those 5 cases these 2 cases are favorable for us, which is making 6 and also having 1 2 in it, because it is talking about at least 1 2, तो इन दोनों आउटकम्स में एटलीस्ट 1 2 है हमारे पास, ठीक है, एटलीस्ट एक 2 एलिमेंट है, तो इसलिए ये 2 एलिमेंट हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स है आउट ऑफ टोटल 5 आउटकम्स, तो हमारा आंसर तो भी 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इफ वी सी हियर, तो हियर ए हम लोगों ने देखा, ए वाज, जब हमें उनमें से 6 चाहिए, so it is 1 5 2 4 3 3 4 2 and 5 1. So out of these 5 possible outcomes, ये 2 ऐसी आउटकम्स थी जहां पे हमें 2 मिल रहा था, बिकॉज इसने बोला एटलीस्ट 1 2 शुड बी देयर। ये 2 आउटकम्स ऐसी थी जहां पे हमें 2 मिल रहा था, तो हमारे पास इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब गेटिंग अ 2 ऑन ए इज इक्वल्स टू 2/5। तो हम इसको शॉर्टकट में इस तरह से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो हमारे पास यहाँ पे एक और चीज है जिसको हमने लेके चलना है,
वो ये कि यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे को इसके साथ से मिलती है वो है प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। वी गेट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जनरली ये हम लोगों को पूछी नहीं जाती इस पे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार सीख लेंगे, अब हम लोगों ने पढ़ा है ये। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया कि क्या है, क्वेश्चन आएंगे तो हम और अच्छे से बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बड़ी सिंपल सी है, हमें पता है ना P ऑफ A अपॉन B की अगर हम बात करें तो यह है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। सो दिस शोज P ऑफ A upon B into P of B is equals to P of A intersection B. So this is multiplication theorem. ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा था। सिमिलरली अगर हम लोगों को ऐसा ही बात किया जाए तो वी कैन आल्सो से दैट P of B upon A into P of A is equals to P of A intersection B. Again, this is another way of representing multiplication theorem. ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम आ जाती है, राइट। तो इसको देखते हैं एंड देन हम आगे बात करते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। दोस्त अभी जो आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेट्स मूव फर्दर। द थिंग इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम बात करेंगे। इस डेफिनेशन को आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार ये डेफिनेशन समझ आ गई तो क्वेश्चंस करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी इजी फॉर अस। अब होता क्या है कि हम कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के साथ ना बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो छूटते हैं, ठीक है। बहुत सारे इवेंट्स हमारे पास आते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत सारे इवेंट्स हम लोगों को के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट A1 A2 A3 डैश 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 AN are associated with a random experiment. With a random experiment. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ना दो तीन अलग अलग बैग्स दिए गए हैं और उसमें अलग अलग तरह के बॉल्स डाले गए हैं, मतलब किसी में 3 वाइट 4 ब्लैक, किसी में 4 वाइट 7 ब्लैक, ऐसे अलग अलग तरह से बैग में बॉल्स डाले गए हैं, ठीक है। और कहता है इसी के साथ लेट E बी द an event such that E is dependent upon each one of A1
A2 A3 dash 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 AN written as E1 E2 E3 खैर हमें इसको इस तरह से लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं। Then probability of E is equals to probability of A1 into probability of that E on A1 plus probability of A2। इसको हम एक एग्जांपल से बेटर समझ पाएंगे, फिलहाल आप इसको देखें। And so on plus probability of तो इसको हम लोग ना एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, मैंने आपको बोला कि सपोज देयर आर 2 बैग्स, ठीक है। आप ये मान के चलें कि देयर आर 2 बैग्स, ये बैग 1 है और ये बैग 2 है, ठीक। और हमारे पास इसमें 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, इसमें 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक। अब बोलता है कि हमें बताना है, पहले एक बैग चूज किया गया, ठीक है। हमें बोला गया अ बैग इज चूजन एट रैंडम then a ball is taken out। Find the probability of getting a black ball। ठीक है। अब देखें, हमारे को इसने ना ऑलरेडी कंडीशंस दी हैं। अब इसमें देखिए, ये जो हमारे पास है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं, राइट, यू कुड सी दैट। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1। कितने बैग्स थे, टोटल 2 बैग थे, तो इसलिए इक्वली लाइकली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इज आल्सो 1/2, ठीक। फिर इसने हमें क्या बोला, इसने बोला कि हमें क्या करना है, हमने दोनों को ब्लैक बॉल निकालना है। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1। अब बैग 1 कौन सा, ये इज 4/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2। अब बैग 2 ऑलरेडी हमें पता है, तो ये हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा। अब ब्लैक बॉल यहाँ पे कितने हैं, इस केस में 2 ब्लैक बॉल्स हैं आउट ऑफ 7, तो इट इज 2/7।
अब देयरफॉर अगर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की निकालनी है तो क्या होगा, इस फॉर्मूला को भी देखते हैं और वैसे भी समझते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, हम पहले बैग चूज करते हैं, बैग 1, और उस बैग 1 में ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लस फिर बैग 2 चूज करते हैं, उस बैग 2 में ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है सारी बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन जाएगा, इस केस में पहले हमने बैग चूज किया 1/2, जिसको हम पी ऑफ A1 से डिनोट कर रहे हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फ्रॉम बैग 1 यानी ई ऑन A1 को चूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ रहा है 4/7, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इज अगेन 1/2, और इसमें हम लोग देखते हैं तो ये 2/7 आ जाएगा। सो वी गेट इट एज 4/14 plus 2/14, this becomes 6/14, ठीक है, and that is equals to 3/7। तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को यूज किया टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, एक बार डेफिनेशन समझिए और इस एग्जांपल को समझिए, अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो काइंडली आस्क। So we are having Bayes theorem. डेफिनेशन इसकी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, एंड इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्यों स्पेशल टाइप है वो भी हम अभी आगे देखेंगे। इसको भी हम वैसे लिखेंगे, लेट A be any event associated with the random experiment let E1, E2 E3 and so on are events such that A is associated with each one of them, ठीक है। अभी यहाँ पे हम E1, E2, E3 हमें ऑलरेडी नोन होते हैं और हम A फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब इसको हम स्पेशल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं, बिकॉज जनरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों के पास जो चीज नोन होती है हम उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा है। ये आएगा कि किसी E के ऊपर हमें A की प्रोबेबिलिटी को ए की प्रोबेबिलिटी हमें नोन है और हमें ई आई की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, मतलब ई आई कुछ भी हो सकता है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको मेरी बात और ज्यादा क्लियर होगी। फिलहाल आपने इसको ऐसे लिखना है कि दिस इज
वो इवेंट E1 E2 E3 में से कुछ भी हो सकता है, तो EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी अभी हमने पिछले केस में फाइंड आउट करना सीखा, ठीक है। अब मैं इसका ना जो एग्जाम्पल है, हम इस एग्जाम्पल पे बात करेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल को भी हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। इसमें भी हम थोड़ी सी चेंज लाएंगे ताकि आपको एक और नई चीज सीखने को मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखें कि हमारे पास है, हम इसको लिखते हैं देयर आर 2 बैग्स। सब लोग ध्यान से समझेंगे इसको। देयर आर 2 बैग्स बैग 1 हैव, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 3 रेड्स 4 ब्लैक, वही रहते हैं जो हमने पिछले उसमें लिया था। एंड बैग 2 हैव 5 रेड एंड 2 ब्लैक्स। अब देखिए, अब यहां से चेंज होने वाली बात। अ बैग इज चूजन एट रैंडम then 2 balls are taken out. If both the balls are black, अब ये चीज हमें दे दी गई, नोन है, both the balls are black, then what is the probability that it is taken from bag 1? देखिए क्या होता था पहले, हमारे पास एक बैग है, इसमें हमने 3 रेड 4 ब्लैक और एक बैग 2 है, 5 रेड एंड 2 ब्लैक। पहले जो सिचुएशन होती थी उसमें हम क्या कर रहे थे, हम कहते थे एक बैग चूज किया, फिर उस बैग में से बॉल निकाला, बताइए ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये था जनरल, इन जनरल हम जो बात करते हैं, तो उसमें हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे थे। और उस लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करते थे, बिकॉज हम लोग पहले बैग चूज कर रहे थे और उस बैग चूज करने के बाद हम उसके ऊपर चेक कर रहे थे कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है या रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन यहाँ पे बात उल्टी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमें बोल दिया गया कि भाई दोनों बॉल ब्लैक हैं, आप पहले वाली चीज बताओ जी कि वो बैग कौन सा है, तो दिस इज अ डिफरेंट केस। यानी अगर हम लोग इसको ऐसे मान के चलें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 व्हेन बोथ द बॉल्स आर ब्लैक। हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, ये बात समझने वाली है आपके यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको समझनी है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें इस चीज को फाइंड आउट करना है, ये चीज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो उससे थोड़ी सी अलग है, राइट। तो चलिए जी हम इसकी बात करते हैं। अब हमें इतना तो पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इज आल्सो 1/2। अब यहाँ पे ये बात अब ध्यान से, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर, पिछले केस में हमने एक बॉल को निकाला था और यहाँ पे हमें 2 बॉल्स को फाइंड आउट करना पड़ रहा है। एक बात याद रखिएगा
कि जब भी हमें एक से ज्यादा चीजों को कभी बाहर निकालना पड़ जाए तो हम लोग कॉम्बिनेशंस की हेल्प लेते हैं। वी ऑलवेज टेक द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1। कितने ब्लैक बॉल हैं? 4 ब्लैक बॉल हैं। सो 4 में से हमें 2 चाहिए और टोटल कितने थे? 7। तो अल्टीमेटली वो 7 में से 2 निकलेंगे। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2, कितने चाहिए? 2 चाहिए आउट ऑफ 2 एंड ये भी टोटल 7C2 ही होंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर देखें ध्यान से बच्चे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो याद आएगा 4 into 3 upon 2 into 1 divided by 7 into 6 upon 2 into 1। जो कटता है उसको आप काट दीजिए प्लीज। ठीक है, जो कटता है आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, ये आपके पास 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे इसको देखते हैं तो आ जाएगा 2 into 1 upon 2 into 1। ओके फाइन, ये 7 into 6 upon 2 into 1। अगेन हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 into 1 2 into 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी, ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास आ गया। नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना, अब फॉर्मूला को ध्यान से आपने देखना, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 upon B। राइट, कि भाई वो B जो है वो बैग 1 से लिया गया, इसका उल्टा आप देखें, इस चीज का उल्टा ले रहे हैं हम लोग। सो दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक अपॉन बैग 1 होल डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा इस केस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ऑन बैग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 into probability of black on bag 2 and this will become what? हम इसको solve कर लेते हैं। This is 1 upon 2 into this is 2 upon 7 और हम इसको ना एक्चुअली में इसको हम लोग ये 3 वाला को नहीं लेते हैं, तो ये वैसे 2 upon 7 है होल डिवाइडेड बाय 1 upon 2 into 2 upon 7 plus 1 upon 2 into ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 upon 21। राइट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अवर आंसर। इस चीज को प्रॉपरली अगर हम सॉल्व कर लें तो दैट विल गिव अस द आंसर। दैट इज व्हाट द बेस थ्योरम इज ऑल अबाउट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेस थ्योरम है। इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हम लोगों को आंसर देगा। राइट, तो अब आंसर क्या देगा? लेट अस सी दैट। में इसको इसके नीचे लिख लो, काइंडली लुक एट द थिंग्स। तो ये आपके पास क्या बन गया बच्चे? ये आपके पास बन जाएगा, इफ यू सी इट, मैं इसको लिखता हूं 1 upon 2 कॉमन और इसको 6 upon 21 लिख देता हूं। न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसका रीजन है इसको अभी 1 upon 2 दोनों से कॉमन ले लेता हूं। फर्स्ट पार्ट को इधर भी 6 upon 21 लिख देता हूं और सेकेंड पार्ट को 1 upon 21। तो आप देखें ये 1 upon 2 कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 6 upon 21 डिवाइडेड बाय 7 upon 21। ये 21 और 21 फिर से कैंसिल हो गया and your final answer is in this case it is 6 upon 7। so that is what I wanted to tell you कि ये हमारे पास क्या है? This is a special type of
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसमें हम जनरली क्या करते थे, हम जनरली पहली सिचुएशन को सेकंड सिचुएशन के ऊपर चेक करते थे, बट यहाँ पे हम लोगों को जो सेकंड सिचुएशन है उसको फर्स्ट सिचुएशन के ऊपर चेक करना पड़ रहा है, और वो फर्स्ट सिचुएशन भी स्प्लिटेड है। अगर ये बैक टू होता तो मेरा यहाँ पे वैल्यूज कुछ और होती, तब मैं इसको क्या लेता, तब मैं इसको लेता 2c2 अपॉन 7c2, तो न्यूमरेटर में 2c2 अपॉन 7c2 आ जाता, बाकी सब चीजें सेम रहती, तब मैं इस वाले बैक को कंसिडर करता और इसके हिसाब से बात को आगे लेके चलता। सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू जस्ट नोट दिस डाउन, कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली पूछिए। तो आज हम इसको इतना रखेंगे, आप इस तीनों चीजों को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, बेस थ्योरम को और टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इन तीनों चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, देखिए प्रोबेबिलिटी इज ए वेरी इजी चैप्टर। बहुत सारे बच्चे ना इसको डिफिकल्ट मान के छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते क्वेश्चन को, बट ये छोटे छोटे कंसेप्ट अगर हमें समझ आ जाए तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग, गलती होने के चांसेस ही नहीं है। तो इसलिए आप इन लोगों को, इन चीजों को, इन कंसेप्ट को अच्छे से देखिएगा, और कल हम लोग इसके ऊपर फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट कि ये कंसेप्ट आपके और ज्यादा पक्के हो जाए, मजबूत हो जाए। तो आज इतने रखते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, करते रहिए, एंड जल्दी ही आपके पास हम लोग एक नया शेड्यूल लेके आते हैं, और उसके बाद टेस्टिंग्स के ऊपर फर्दर बात करेंगे। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।